नमस्कार। आज हम जरा जीएसटी और कस्टम्स कानूनों पर एक नजर डालेंगे। वो जो कहते हैं एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी उसी सोच से आया था ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं, हम सबके लिए जानना जरूरी है। देखिए, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूल है, मतलब सीजीएसटी जो सेंटर का है और एसजीएसटी स्टेट का। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब टैक्स वहाँ लगता है जहाँ चीज या सर्विस इस्तेमाल हो रही है, ना कि जहाँ से वो बनी या शुरू हुई। और सबसे बड़ा जो इसका फायदा बताया जाता है वो है कैस्केडिंग इफेक्ट का खत्म होना। टैक्स पर टैक्स लगने वाला चक्कर वो हट गया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। तो ये रजिस्ट्रेशन को करवाना पड़ता है, कुछ लिमिट्स वगैरह है? हाँ, लिमिट्स हैं। अगर आप माल बेच रहे हैं, मतलब गुड्स, तो साल का 40 लाख टर्नओवर, और अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख। 40 और 20 लाख। हाँ, लेकिन इसमें भी पेंच है। अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं या फिर इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजते हैं, तो फिर ये लिमिट नहीं देखनी पड़ती, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अच्छा, मतलब उनके लिए मैंडेटरी है। बिल्कुल। और फिर वो एक चीज आती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इसकी बहुत बात होती है, ये क्या चीज है असल में? देखिए, ये जीएसटी का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आसान शब्दों में कहें तो आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ खरीदा, ठीक है। हाँ, उस खरीद पर आपने जीएसटी दिया होगा। हाँ। तो वो जो टैक्स आपने दिया उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है, मतलब एक तरह से वो पैसा वापस मिल जाता है, जिसे आप अपनी बिक्री पर लगने वाले जीएसटी को चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, पर क्या ये क्रेडिट लेना आसान है? शर्तें होंगी कुछ? हाँ बिल्कुल है, आसान नहीं है, शर्तें हैं। पहली बात, आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस यानी पक्का बिल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको वो सामान या सर्विस मिल जानी चाहिए, फिजिकली मिल गई हो। हाँ। तीसरा, जिस सप्लायर से आपने खरीदा है उसने सरकार को टैक्स जमा कर दिया हो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, सप्लायर का कंप्लायंस भी जरूरी है। हाँ, और चौथा, आपने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल किया हो। और एक बात और, कुछ चीजों पर आईटीसी मिलता ही नहीं है, वो ब्लॉक किया हुआ है। जैसे पर्सनल इस्तेमाल की चीजें हों, या फिर खाने पीने की सर्विस, कैटरिंग, या कुछ खास तरह की मोटर गाड़ियां। एक और टर्म सुनता हूं मैं, रिवर्स चार्ज, आरसीएम। नॉर्मली तो बेचने वाला टैक्स देता है, इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें मामला उल्टा है। जैसा नाम है रिवर्स, यहाँ खरीदार की जिम्मेदारी होती है सरकार को टैक्स जमा करने की। खरीदार की? हाँ। ऐसा क्यों? ये कुछ खास सर्विसेज के लिए है जो सरकार ने नोटिफाई की हैं, जैसे मान लीजिए वकील की सर्विसेज या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए की सेवाएं। सरकार के लिए शायद टैक्स कलेक्शन आसान हो जाता है इस तरह से। अच्छा, समझ गया। अब जीएसटी लगता किस पर है? सप्लाई पर। ये सप्लाई क्या है? हाँ, जीएसटी का जो चार्जिंग इवेंट है वो है सप्लाई। सेक्शन 7 बताता है कि सप्लाई क्या है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, बिक्री, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ सब आ गया इसमें? हाँ, और फिर आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब किस कीमत पर टैक्स लगेगा। ये सेक्शन 15 में है। आमतौर पर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, मतलब जिस कीमत पर सौदा हुआ। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें जुड़ती भी हैं, जैसे भाड़ा, बीमा, अगर सप्लायर ने पे किया है बायर की तरफ से। और हाँ, एक और चीज, अगर माल 50,000 रुपए से ज्यादा का है तो ई-वे बिल भी चाहिए होता है। ई-वे बिल, हाँ। और अगर एक साथ कई चीजें बेच रहे हो मिक्स करके, उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई वो होती है जहां चीजें नेचुरली बंडल्ड होती हैं। एक मुख्य चीज होती है, जैसे टीवी खरीदा और साथ में इंस्टॉलेशन मिला। अच्छा। तो टैक्स रेट मुख्य चीज यानी टीवी का लगेगा। लेकिन मिक्स सप्लाई में चीजें अलग अलग होती हैं, उन्हें बस साथ में एक कीमत पर बेच दिया। जैसे कोई गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर, हाँ। उसमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा टैक्स रेट होगा, वो पूरे हैम्पर पर लग जाएगा। ओहो, हायर रेट। हाँ, और टैक्स देना कब है, यानी टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स के केस में इनवॉइस इश्यू होने की डेट या पेमेंट मिलने की डेट, जो पहले हो। और सर्विसेज में थोड़ा अलग है, जैसे इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट, ये सर्विस पूरी होने की डेट, इसमें कुछ कंडीशंस है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कस्टम्स की बात करते हैं। सीमा शुल्क,
ये क्या है? कस्टम्स ड्यूटी या सीमा शुल्क तब लगता है जब माल देश की सीमा के पार जाता है। मतलब या तो इंपोर्ट हो रहा हो, भारत में आ रहा हो, या एक्सपोर्ट हो रहा हो, भारत से जा रहा हो। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर? हाँ, इसको कस्टम्स एक्ट 1962 गवर्न करता है। इंपोर्ट के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल। ये कस्टम्स ड्यूटी भी अलग अलग तरह की होती है, और इसका मकसद क्या है? सिर्फ रेवेन्यू? नहीं, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इसके कई प्रकार हैं, जैसे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD, फिर इंपोर्ट पर IGST भी लगता है जो डोमेस्टिक GST जैसा ही है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है। अच्छा, IGST भी लगता है इंपोर्ट पर? हाँ, और मकसद रेवेन्यू तो है ही, साथ में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी है। इसीलिए कभी-कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है अगर कोई देश बहुत सस्ता माल भेज रहा हो, या फिर सेफगार्ड ड्यूटी भी लग सकती है। प्रोटेक्शन के लिए। और ये ड्यूटी लगती किस वैल्यू पर है? ये लगती है असेसेबल वैल्यू पर, जो कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14 के हिसाब से निकाली जाती है। ये आमतौर पे ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होती है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह जोड़कर जो CIF वैल्यू बनती है उस पर। CIF वैल्यू, ठीक है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? देखिए, सार ये है कि GST का मकसद था सरलीकरण और टैक्स पर टैक्स हटाना। इसमें ITC एक बड़ा बेनिफिट है, पर उसकी शर्तें पेचीदा हो सकती हैं। दूसरी तरफ कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है और घरेलू उद्योग को सुरक्षा भी देती है। और कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। GST में रिटर्न्स टाइम पर फाइल करना, जैसे GSTR1 है बिक्री के लिए, GSTR3 भी है टैक्स पेमेंट के लिए, और फिर साल के अंत में GSTR9। हाँ। अगर देर हुई तो लेट फीस है, करीब 50 रुपए प्रतिदिन तक जा सकती है, और 18% सालाना की दर से ब्याज भी लगता है। तो कंप्लायंस को हल्के में नहीं ले सकते।